कहानी की शुरुआत में हमें एक सुंदर सा गांव नजर आता है जिसमें एक लड़का हमें लोहार का काम करते हुए नजर आता है। लोहे को अच्छे से पीटने के बाद वो उसे ठंडा कर लेता है, जिसके बाद वो उस लोहे को सुई का शेप दे देता है। अपनी बनाई हुई सुई को अपने कस्टमर को देते हुए लड़का बोलता है, थैंक यू सर, वेट करने के लिए ये रहे आपके एक्यूपंचर सुई, बिल्कुल जैसा आपने मांगा था। और हाँ, यही हमारे इस कहानी का हीरो है तांग म्यूजिन। सुई को अच्छे से देखने के बाद बंदा ऐसे मुंह बनता हो जैसे उसने कुछ गलत खा लिया हो। फिर वो म्यूजिन से पूछता है, तो तुमने कहा तुम एक डॉक्टर हो? म्यूजिन बोलता है, हाँ सर। दूसरा बंदा बोलता है, तो तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ। ये सुन के म्यूजिन शॉक ही जाता है। अब हम जाएंगे फ्लैशबैक में कुछ महीने पहले, जहां हमें पता चलता है कि डॉक्टरों की सुबह बहुत शांत होती है। थोड़ी सी मेडिकल बुक कॉपी करने हैं जब तक मुर्गा बांग ना दे। उसके बाद थोड़ा दवाई इकट्ठा करना है और थोड़ा सा झाड़ू पोछा। और हाँ, ब्रेकफास्ट से पहले कल के पेशेंट की भी तैयारी करनी होती है बस। और यही काम रोज रिपीट में चलता रहता है। थोड़ा सा चुभेगा। एक डॉक्टर बोलता है, सुई चुभते हुए, ओ हो, अब कैसा लग रहा है? दर्द है अभी भी? बच्चा हैरानी से बोलता है, माँ इसमें तो जरा भी दर्द नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद बच्चे डॉक्टर से कैंडी लेकर वह से चला जाता है। साइड में खड़े होकर म्यूजिन ये सब देखता है और सोचता है, ये हैं मेरे पापा एक्यूपंचर में, इनका जवाब नहीं। इतनी आराम से सुई लगते हैं कि बच्चों की भी पता नहीं चलता। एक दिन में भी इन जैसा बनूंगा। पापा मैं जड़ी बूटी लेके आता हूं। ये कहते हुए म्यूजिन मार्केट चला जाता है। मार्केट जाते ही हमें पता चलता है कि मार्केट के लगभग सभी दुकानदार म्यूजिन को अच्छे से जानते हैं, जिन्हें हाय हेलो करते हुए म्यूजिन वहां से जाने लगता है कि तभी वो एक बंदे से टकरा जाता है। दूसरा बंदा चिढ़कर म्यूजिन से बोलता है, ओए दिखता नहीं है क्या, या आंखें बंद करके चल रहा है? म्यूजिन बोलता है, सॉरी भाई साहब, मेरी गलती थी, माफ करना। दूसरा बंदा दांत निकाल कर बोलता है, चलो अब गलती की है तो सजा भी भुगतो। फिर म्यूजिन पे वहां पर कुटा जाता है। पीटने के बाद म्यूजिन जंगल में एक कुटिया में आ जाता है, जहां उसका दोस्त उस पर बहुत हंसता है। भाई साहब मुझे यकीन नहीं हो रहा, तू पिट के आ गया। उसके दोस्त का नाम जोंग ग्वाक है। उसे बोलता चाहिए था कि तेरी दूसरी आंख भी नीली कर दे, कलर मैच हो जाता। बंदा मजाक बनाए जा रहा है और म्यूजिन का भी पारा हाई हो रहा है। जोंग बोलता है, तू बोल तो तेरी दूसरी आंख भी नीली कर दूं, पूरा पांडा लगेगा। फिर म्यूजिन उसके ही आंख में घूंसा मार देता है। जॉग बोलता है, अरे भाई आंख में मार दी तूने। म्यूजिन बोलता है, और बड़ी हंसी आ रही थी। अब हंस मारा पिटी करके दोनों थक जाते हैं। जॉग बोलता है, भाई भूख लगी है, कुछ खाएगा? हाँ भाई कुछ खिला दे। जिसके बाद जोंग कहीं से डोरेमोन का मशरूम लेके आ जाता है। गुस्से में लाल म्यूजिन बोलता है, तू अभी भी पंगे लेना चाहता है? रुक। अपने आप को बचाते हुए जोंग बोलता है, रुक भाई, बहुत महंगा है ये, इसे खा के बहुत अनोखे सपने आते हैं। और थोड़ा सा मशरूम तोड़ के वो मूजिन के मुंह में घुसा देता है। इसे खा के तुम राजा महाराजा बन सकते हो। लास्ट टाइम मैं मार्शल आर्ट्स का सबसे ताकतवर इंसान बना था, जिसके बाद मैंने चिंचोंग सेक्ट के 100 बंदे कूट दिए। वो क्या मजा था। जोंग की पूरी बात खत्म होने से पहले ही म्यूजिन पूरा मशरूम निगल जाता है। जोंग चिल्लाते हुए बोलता है, अबे गधे, पूरा नहीं खाना था? मूजिन डकार के साथ बोलता है, भाई ठंड रख, अगर थोड़ा सा खाके मैं उतना अच्छा बन सकता हूं, तो पूरा खाके मैं क्या क्या बन सकता हूं सोच। जोंग फिर मुंह फुला के बैठ जाता है। हाँ भाई, तेरी बॉडी, तेरी मजरी पे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरी गलती नहीं। भाई साहब तुझे पता है ना, मैं एक डॉक्टर हूं। 2 सेकंड रुक, अभी पता चल जाएगा। जोंग के बाद पूरे होने से पहले ही मूजिन का हुलिया बदल जाता है, जिसे देख जोंग की सिट्टी पित्ती गुल हो जाती है। और फिर हमारा मूजिन नशे में खो जाता है, जहां जहां पहाड़ से लावा गिर रहा है और उसके नीचे एक बंदा लोहार की हथौड़ी चला रहा है। मेरा नाम तांग म्यूजिन है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोहार का हथौड़ा चलाया है, लेकिन ये काम मुझे आज भी शानदार लगता है। अचानक से बंदा रुक जाता है। हम तांग म्यूजिन, और मेन पर मेरा नाम तो येजी था, दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर ब्लैकस्मिथ। अपना काम जारी रख के वो बोलता है, चलो छोड़ो, शायद आंख लग गई थी खड़े खड़े। सपना बहुत अजीब था, मैं और डॉक्टर। मुझे 5 मास्टर स्वॉर्ड भी बनाना है, किंग ऑफ यूएस के लिए। अब आता हाफ दोस्तों, इंट्रोडक्शन जानलू जुकवे, शेंसी, टॉ यूचांग, चुनजून। ये 5 स्वॉर्ड हेवन की सबसे अच्छी स्वॉर्ड है और ये येजी ने बनाई है। अपनी जिंदगी का काम पूरा करके वो खुशी से हेवन की तरफ बढ़ता है, जहां सभी उसका स्वागत कर रहे हैं। वाह क्या दिन है। येजी मुस्कुराते हुए ड्रिंक की तरफ बढ़ता है कि तभी एक लड़की ड्रिंक को गिरा देती है और हमारा मूजिन सपनों की दुनिया से बाहर आ जाता है और उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है।
तुमने तो कहा था कि ये यहाँ का सबसे अच्छा डॉक्टर है। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा वहां से गुस्से में जा रहा है चिल्लाते हुए। इतनी बकवास जगह है, इसे तो मैं बंद करा के छोड़ूंगा। और यहाँ मूजिन के सर में बहुत दर्द हो रहा है। तभी वहां जोंग प्रकट हो जाता है। बहुत ही घटिया इंसान था, जैसे कि सभी गवर्नमेंट के लोग होते हैं। अपने सर को पकड़कर मूजिन पूछता है, भाई आखिर हुआ क्या? जोंग बोलता है, भाई टाइम देख, सूरज डूबने ही वाला है। तू तो नशे में पट्टर पटर कर रहा था, फिर अचानक मेरा हाथ पकड़कर बोला, चल मुझे क्लिनिक जाना है। भगवान की कृपा से आए हैं तेरे घर, वरना तेरी जो हालत थी। चलो जो हो गया सो हो गया। अब मैं चलता हूं, और हां, अपने पापा को बोलना मत मशरूम के बारे में। ये बोल के जॉन वहां से चला जाता है। अपने घर की तरफ देखकर मुजीन सोचता है, लेकिन सपना बहुत अजीब था। पापा मैं घर आ गया, माफ करना, जड़ी बूटी लाने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन म्यूजीन के पापा क्या ध्यान सुई में ही है? 3 बार आवाज देने पर हाँ तो तुम आ गए। जैसे ही म्यूजिन की नजर सुई पर पड़ती है, उसके सर में बहुत जोर से दर्द शुरू हो जाता है। और उसके दिमाग में दूसरी यादें भी आना शुरू हो जाती हैं। जिसे देख म्यूजिन के पापा बोलते हैं, क्या हुआ म्यूजिन? सिर में दर्द हो रहा है क्या? नहीं पापा, कुछ नहीं। लेकिन वो कौन था जो अभी गुस्से में बड़बड़ाते हुए गया? मुजीन के पाप बोलते हैं, कुछ नहीं, गवर्नमेंट का आदमी था, बोल रहा था मेरी एक्यूपंचर सुई में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने कल ही नई सुई मंगाई है। फिर वो मुजीन को दोनों सुई दिखाते हैं, जिसमें से एक मुड़ी हुई है। मुझसे इस सुई में से अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। मुजीन बोलता है। ओमार अपने सिर को पकड़ लेता है। रुको, मैं थोड़ा दवाई लेके आता हूँ। मुजीन के पापा के ऐसा बोलते ही मुजीन उनका हाथ पकड़ लेता है। अपने कांपते हुए एक हाथ सुई को लेके वो अपने पापा से पूछता है, पापा, ये घटिया चीज आखिर सुई हो कैसे सकती हैं? चैप्टर 2। यार, जब भी मैं कुछ गलत बना सामान देख रहा हूं, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए म्यूजिन मार्केट से जा रहा है। कल तक तो सब सही था, फिर आज अचानक से ये ताकत मुझ में कहां से आ गई? ये बोल के म्यूजिन अपने आसपास की चीजें देखने लगता है। किसी भी खराब या सस्ते सामान को देखकर उसके सर का दर्द और बढ़ जाता है। फिर वो एक टेढ़ी सुई को देखकर बोलता है, इस सुई को देखकर ही मेरा सिर सही हो जाता है। ये हमारे सिचुआन की शान ब्लैकस्मिथ शोक ने जो बनाई है। अचानक से रुककर वो बोलता है, 1 मिनट, मुझे आखिर ये सब पता कैसे है? और ये दूसरी सुई भी तो मास्टर श्योक ने बनाई है। फिर मुझे ये अलग क्यों लग रहा है? ये पता लगाने के लिए वो ब्लैकस्मिथ की दुकान की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचते ही वो कुछ अवार्ड्स को देखता है और बोलता है, यही तो है। जैसे ही मैं ऐसे स्वाड पकड़ता हूं, मेरी सारी इरिटेशन दूर हो जाती है। आसपास के लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो पगला गया है। 1 मिनट कही, ये सब ताकत मेरे अंदर येजी के सपने की वजह से तो नहीं हो रहा। और तभी उसके दिमाग में येजी के सपने वापस आ जाते हैं। शायद मैं इस सपने की वजह से ही ये सब सीख रहा हूं। अपनी बातों को साबित करने के लिए वो ब्लैक स्मिथी के अंदर चला जाता है। कुछ समय बाद हमें किसके चिल्लाने की आवाज आती है, क्या? तो तुम्हें मेरी बनाई सुई अच्छी नहीं लगी? माना मैं अपने पापा जैसा नहीं हूं, लेकिन मैं भी 20 साल से ये काम कर रहा हूं। कोई ऐसा वैसा समझा है क्या मुझे? म्यूजिन घबराते हुए बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन ब्लैकस्मिथ उसे फिर भी गुस्से से देखता है। तो ब्लैकस्मिथ रिटायर्ड हो गए हैं, इसीलिए मुझे हर चीज नई बनी दिख रही है। फिर अपनी बक बक बंद करके ब्लैकस्मिथ म्यूजिन से बोलता है, मुझे पता है मैं अपने पापा जैसा अच्छा नहीं हूं, लेकिन तेरे जैसे डॉक्टर भी मुझे आके नीचा दिखाएंगे। चलो, अगर तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी है तो इन सभी सामान में से मेरे पास के बनाए हुए सामान ढूंढ के दिखाओ। और वो म्यूजिन को कोने में रखी कुछ सामान की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगले ही पल म्यूजिन अपने साथ कुछ स्वॉर्ड लेके आ जाता है। ये देख के ब्लैकस्मिथ बड़ा शॉक हो जाता है। भाई, इसने इतनी जल्दी मेरे पापा के बनाए हुए औजार पहचान भी लिए। आंखों की जवाब देनी पड़ेगी तुम्हारी। लोग अक्सर इनके सिंपल डिजाइन के वजह से इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे सोचता है, अगर मेन फेल हो जाता तो ये मेरा मजाक बनाना चाहता था। चलो, इस बहाने मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे सपने बस सपने नहीं थे। मुझे तो लगा था कि तुम कोई नखरे करने वाले कस्टमर वो, लेकिन तुमने मेरे पापा की बनाई सभी औजार ढूंढ ली है। तो तुम मेरे काम से तो खुश होगे नहीं, चाहे मैं कितना भी सामान बना लूं। फिर ब्लैकस्मिथ एक हथौड़ा उठाता है और बोलता है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, तुम्हें खुद ही कुछ बनाना पड़ेगा। म्यूजीन ये सुन के शॉक हो जाता है। मैं? और जलते हुए आग की तरफ देखता है। मुझको चिढ़ाते हुए ब्लैकस्मिथ बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते तो मैं ही बना देता हूं।
ब्लैकस्मिथ को लगता है कि म्यूजिन ये नहीं कर पाएगा। तभी अचानक म्यूजिन बोलता है, चलो ठीक है, आखिर ऐसा मौका दोबारा कहाँ मिलेगा जहां मैं ब्लैकस्मिथ का काम करूंगा। ऐसा बोलते ही वो अपना काम शुरू कर देता है। म्यूजिन के काम करने के स्पीड को देख ब्लैकस्मिथ बहुत शॉक हो जाता है। वहीं म्यूजिन सोचता है, मैंने अपने सपनों की वजह से बोल तो दिया, लेकिन मैं ये कर तो पाऊंगा। फिर लोहे को गर्म करके वो उसे पीटने लगता है, और लोहे को पीटते पीटते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये तो काम कर रहा है, ब्लैकस्मिथ हैरानी से बोलता है। मैंने तो सोचा था कि ये कोई गलती करेगा और मैं किस पर हंसूंगा, लेकिन ये तो एकदम बेचुक काम कर रहा है, एकदम मेरे पापा की तरह जिसने अपनी पूरी जिंदगी ये काम किया है। फिर उसे म्यूजियम में उसे येजी की स्प्रिट दिखाई देती है। कहीं येजी का पुनर्जन्म तो नहीं है? वहीं म्यूजिन ने लोहे को एक स्वाड़ का आकार दे दिया होता है। आधे बने स्वाड़ को वो जैसे ही नीचे रखता है, शोक जल्दी से आके उसे पाने हाथों में ले लेता है। तभी म्यूजिन बोलता है, ब्लैकस्मिथ, शोक, इसे पिघला दो। शोक को समझ नहीं आता है पिघला दो। म्यूजिन बोलता है, हाँ पिघला दो, मेरा वार्म अप हो गया है, अब मैं सुई बनाने के लिए रेडी हूं। और फिर म्यूजिन सुई बनाने का काम शुरू कर देता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि म्यूजिन के पापा किसी को सुई चुभा रहे हैं, और वो बंदा बोल रहा है, अरे ये तो बिल्कुल दर्द नहीं दे रहा। साइड में खड़ा बंदा बोलता है, जनरल अटेंडेंट क्या आप सीरियस हो? ये कैसे दर्द नहीं दे रहा? अगले ही पल वो भी वह बैठ जाता है। अरे मेरे पीठ का दर्द तो बिल्कुल चला गया। तभी वह दूसरा बंदा आ जाता है और बोलता है, अरे इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? अगले ही पल वो भी वह बैठ जाता है और बोलता है, हाँ यार ये तो सच में काम करता है। कुछ ही देर में वहां पेशेंट की भीड़ लग जाती है। ओनर सभी म्यूजियम के पापा की तारीफ करते हैं। धीरे धीरे ये बात क्लिनिक से लेकर पूरे मार्केट और मार्केट से लेकर पूरे शहर में फैल जाती है। फिर हम देखते हैं कि दो लोग अपने कंधे पर सामान लेकर कहीं जा रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। बात करते करते वो एक ढाबे पर पहुंच जाते हैं। अरे तुम्हारे पीठ में दर्द हो रहा है तो तुम्हें तांग फैमिली क्लिनिक जाना चाहिए था। दूसरा बंदा बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैंने ट्राई नहीं किया, लाइन कितनी लंबी लगी थी देखी तुमने? वहीं बैठा एक बंदा ये सब सुन रहा होता है। आपस में ही बात चित्त करते हुए दोनों लोग ढाबे में चले जाते हैं, और वहां बैठा बंदा अपने स्वॉर्ड को अपने साथ लेके दूसरी तरफ चल देता है। तांग क्लिनिक अभी खुल गई है। प्लीज सभी अपने लाइन में बने रहे और अपने नंबर का इंतजार करें। कोई क्लिनिक के अंदर से बोलता है। तभी क्लिनिक के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अबे तुझे पता भी है मैं कितने टाइम से ये वेट कर रहा हूं? अचानक से कहा, लाइन में भूसा जा रहा है और मुझे इग्नोर मार रहा है। तुझे पता भी है मैं कौन हूं? बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए म्यूजिन कल क्लिनिक से बाहर आ जाता है, जहां किसी ने एक बंदे को अपने स्वॉर्ड की नोक पर दबा रखा है। ओनर ये वही बंदा है जिसे हमने ढाबे पर देखा था। ये सब होते हुए म्यूजिन देखता है और सोचता है, तो ये मार्शल आर्टिस्ट के बीच का झगड़ा है। तभी स्वॉर्ड वाला बंदा बोलता है, अगर तुम्हें जानना ही है मैं कौन हूं तो अभी बताता हूं। और वो तुरंत दूसरे बंदे पर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है। खून देखते ही मुजीन तुरंत बीच में कूद पड़ता है और ब्लड को रोकने के लिए उसके चोट वाले जगह को दबाकर रखता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके सीने में कुछ लिखा है, एक्सेंट्रिक डॉक्टर। एक ही स्ट्राइक में इसने बस स्किन को ही डैमेज किया, बिना हड्डी और मसल को नुकसान पहुंचाए। ये तो मार्शल आर्ट मास्टर है। फिर म्यूजिन उस बंदे की तरफ देखता है और सोचता है, मैंने इनका नाम कहीं टैग सुना है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, तुम इतने बड़े हो गए लेकिन अभी भी बच्चे जैसे रोते हो। मैंने तो बस छोटा सा स्क्रैच दिया और तुम इसमें ही बेहोश हो गए। वैसे तो ये गाय कुछ ही दिनों में भर जाता। और वो एक डरावनी स्माइल के साथ बोलता है, अगर यहां कोई अच्छा क्लिनिक होता तो। अभी मुझे याद आया ये कौन है, एक्सेंट्रिक डॉक्टर ली चंग। चैप्टर 3 यहाँ पे म्यूजिन अपने बचपन का सीन याद कर रहा होता है, जहाँ उसके पापा एक चेयर में बैठे हैं और वो एक कोने में खड़े होकर देख रहा है। मैं जब छोटा था तब हमेशा अपने पापा को काम करते हुए देखता था। भले ही वो दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ना हो, लेकिन वो एक ऐसे पेड़ की तरह है जो अपने जगह हमेशा स्थिर रहते हैं। एक प्रॉपर डॉक्टर कैसा होता है, ये मैंने अपने पापा से सीखा है। लेकिन ये जो बंदा जो मेरे सामने खड़ा है, ये बिल्कुल मेरे पापा के ऑपोजिट साइड का है। एक्सेंट्रिक डॉक्टर, एक पिनिकल रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट जो कभी एक जगह टिकता नहीं। दुनिया के 3 सबसे ग्रेट डॉक्टर में से एक है ये।
लोग कहते हैं कि किसी को मरते वक्त ये अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता। और तो और ये एक सीरियल किलर है जिसने दुनिया के कितने ही मासूम डॉक्टरों की जान ली है। तभी मुजीब को रियलाइज होता है कि उसके पापा खतरे में हैं। एक्सेंट्रिक डॉक्टर को अपने पापा के कमरे की तरफ जाते देख मुजीन बोलता है, वो मेरे पापा का पीप प्रैक्टिस चैम्बर है। और अपने पापा को अलर्ट करने का सोच के म्यूजीन जोर से आवाज लगाता है, पापा। तभी पीछे से कोई म्यूजीन के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, म्यूजीन, उसे रोकना नामुमकिन है। ये चिंगचेन सेक्ट का इंस्ट्रक्टर है। घबराए हुए म्यूजीन बोलता है, हेड इंस्ट्रक्टर क्या मतलब, उसे रोकना नामुमकिन है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो शायद ब्रांच मैनेजर कुछ कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर निराशा से बोलता है, सच बताऊं तो म्यूजीन, इसके सामने मेरे मास्टर भी कुछ नहीं कर सकते। म्यूजीन बोलता है, लेकिन ये एक क्रिमिनल है। म्यूजीन, इस बंदे ने एक बार मेरे मास्टर की जान बचाई थी। इंस्ट्रक्टर म्यूजीन को बताते हैं। ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सारी उम्मीद खो कर म्यूजीन अपने घुटनों पर गिर जाता है, अब पापा। तभी इंस्ट्रक्टर मुजीब के कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, म्यूजीन, अगर तुम अपने पापा के लिए चिंता कर रहे हो क्योंकि तुमने इसके बारे में बहुत बुरा भला सुना है तो चिंता मत करो। जहां तक मुझे पता है, एक्सेंट्रिक डॉक्टर थोड़ा अजीब है, लेकिन वो बुरा आदमी नहीं है। तभी एक्सेंट्रिक डॉक्टर कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। म्यूजीन उसके स्वॉर्ड और कपड़ों को अच्छे से देखता है कि कहीं खून के धब्बे हैं क्या। चलो, इसके कपड़े और स्वॉर्ड दोनों साफ हैं, इसका मतलब अंदर कुछ नहीं हुआ। तभी एक्सेंट्रिक डॉक्टर मुजीन के कंधे पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, डॉक्टर तांग से इतने लंबे टाइम तक बात करके मुझे पता लगा कि यहाँ कोई मास्टर ब्लैकस्मिथ मशहूर ही रहा है। ये सुनकर मुजीन की फटके चार हो जाती है। तो तुम्हें पता है वो कहाँ है? एक्सेंट्रिक डॉक्टर डरावना चेहरा बनाकर पूछता है। यहाँ म्यूजीन चींटी की आवाज में बोलता है, हाँ सर, मुझे पता है। फिर एक्सेंट्रिक डॉक्टर बोलता है, चलो फिर रास्ता दिखाओ। लेकिन म्यूजीन का ध्यान अभी भी उसके स्वॉर्ड पर है जिसे वो बार बार देखता है। इसको नोटिस करके डॉक्टर बोलता है, ओए, हम कहीं जाने हैं, चलो। थोड़ी देर बाद मुजीब उसको ब्लैकस्मिथ के पास ले जाता है, जहां जाके डॉक्टर को पता चलता है कि सुई म्यूजीन ने बनाई है। तो तुम कहना चाहते हो कि ये सुई इस बच्चे ने बनाई हुआ? एक्सेंट्रिक डॉक्टर ब्लैकस्मिथ से पूछता है। म्यूजीन का हाँ में जवाब सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। मैंने सुना है कि दुनिया की सबसे अजीबो गरीब चीजें सिचुआन में होती हैं, लेकिन पता नहीं था कि एक दिन मुझे ऐसा भी कुछ सुनने को मिलेगा। एक डॉक्टर का बेटा ब्लैकस्मिथ, चलो मान लिया कि ये सुई तुमने बनाई है। तुमने कहा तुम्हारा नाम तांग म्यूजीन है ना, चलो मेरे लिए 30 एक्यूपंक्चर सुई बना दो। ये बोलकर वो म्यूजीन को एक सोने का टुकड़ा देता है। म्यूजीन और ब्लैकस्मिथ दोनों सोने को देखकर शॉक हो जाते हैं। अरे भाई, ये तो असली का सोना है। म्यूजीन अपना सिर झुकाकर बोलता है, थैंक यू सिर। अनाथ तब तक कुछ खा पी क्यों नहीं लेते? मैं शाम तक आपका ऑर्डर बिल्कुल पूरा कर दूंगा। शाम तक की बात सुनकर डॉक्टर पूछता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम ये काम शाम तक कर लोगे, तुम्हें महीनों तक का टाइम नहीं चाहिए? लालच भरी आंखों के साथ म्यूजीन बोलता है, हाँ सिर, बिल्कुल, ये मैं आज ही पूरा कर दूंगा। शक भरी नजर से मुजीब को देखते हुए डॉक्टर बोलता है, मुझे लोग क्वालिटी प्रोडक्ट टीओएच चाहिए नहीं, और ना तो तुमने पहले से सब रेडी कर रखा है, और तो और एक डॉक्टर के देते होने के बाद भी तुम बोल रहे हो कि तुम ये एक दिन में कर दोगे। मुजीन उसके भरोसा दिलाते हुए बोलता है, चिंता मत करो सिर, मैं ये कर सकता हूँ, और इस बार मैं अपने पापा वाले सुई से भी ज्यादा अच्छा वाला बनाऊंगा। तभी म्यूजीन को डरने के लिए डॉक्टर अपने स्वॉर्ड पर हाथ रख देता है, जिससे म्यूजीन की फैट जाती है। मैं तो लगभग भूल ही गया था ये कितना डेंजरियस बंदा है, लेकिन एंड में डॉक्टर उसको परमिशन दे ही देता है। चलो फिर करो अपना काम। इसके बाद म्यूजीन अपना काम शुरू कर देता है, और डॉक्टर एक कोने में बैठे उन दोनों को काम करते हुए देखता है। एक्यूपंक्चर सुई बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम हो सकता है। हजारों सुई बनाने के बाद ही कुछ अच्छी क्वालिटी वाली सुई निकलती है, और जो सुई डॉक्टर तांग के पास थी वो कोई बाई चांस बनने वाली सुई नहीं थी। मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूँ ये लड़का सुई कैसे बनाता है। मुजीन अपने काम में पूरा खो सा जाता है, और उसके लोहे के पीटने की तकनीक को देख एक्सेंट्रिक डॉक्टर पूरा शॉक हो जाता है। मुजीन का खड़े होने का तरीका, उसका लोहा पीटने और काटने का तरीका एकदम सटीक होता है। अपना काम पूरा करके मुजीब डॉक्टर से बोलता है, सर थैंक यू वेट करने के लिए, ये रहे आपके एक्यूपंक्चर सुई। और यही हम वापस आते हैं जहां एक्सेंट्रिक डॉक्टर ने म्यूजीन की अपना स्टूडेंट बनने को कहा था। जिस पर मुजीब पूछता है, लेकिन सर आप मुझे अपना स्टूडेंट क्यों बनाना चाहते हो? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पूरी जिंदगी इस छोटे से शहर में एक मामूली डॉक्टर बनकर रह जाओ। म्यूजिन बिना नजर मिलाए बोलता है, ऐसा नहीं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन ना, मेरा ये पर एक डॉक्टर की भी ड्यूटी है, और मैं ये ब्लैकस्मिथ का काम बस सीख ही रहा था। आप बोल रहे हो कि आप मुझे अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हो, लेकिन मैं आपसे सीखूंगा क्या? ये सुन के डॉक्टर हंसने लगता है। तो तुम जानना चाहते हो तुम क्या सीखोगे? और वो एक हाथ में अपना स्वॉर्ड और दूसरे हाथ में एक सुई पकड़ लेता है। मेरे पास तुम्हें सीखने के लिए दो चीज है। मुजीब उससे पूछता है, तल, और वो क्या है? तभी वो पर रखा ग्राइंड स्टोन दो हिस्सों में कट जाता है, और ब्लैकस्मिथ के कंधे पर कुछ सुई चुभ जाती है।
और डॉक्टर बोलता है, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट और मेडिसिन दोनों सिखा सकता हूँ। अपने आसपास दोनों चीज एक साथ होते हुए देख म्यूजिन शॉक हो जाता है। डॉक्टर हंस के मुजीब से पूछता है, तो क्या बोलते हो, इंटरेस्टेड हो? एक पिनेकल रियल मार्शल आर्टिस्ट और साथ ही में दुनिया के 3 सबसे अच्छे डॉक्टर में से एक अगर मैं इसका स्टूडेंट बन जाऊं तो मैं मार्शल आर्ट और मेडिसिन दोनों सीख पाऊंगा। और तो और इसके नाम की वजह से चिंगचोंग सेक्ट लोग भी हमें अच्छे से ट्रीट करेंगे। ये सब पूरा सोचने के बाद म्यूजिन के मन में एक सवाल आता है, लेकिन सर आप मुझे ये ऑफर दे क्यों रही है? जिस पे डॉक्टर बोलता है, देखो ट्रैवल करते टाइम अगर साथ में एक ब्लैक स्मिथ हो तो काम बहुत आसान होता है, बस। ये सुन के म्यूजिन बोलता है, सर ये तो मुझे स्टूडेंट से ज्यादा वर्कर वाला रिलेशन लग रहा है। तुम ऐसा कह सकते हो, तुम मेरे लिए काम करोगे और मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। डॉक्टर से बातचीत करके मुजीन अपने घर वापस आ जाता है और अपने घर में घुसते हुए वो बोलता है, अगर मैं उससे मार्शल आर्ट सीखता हूं तो मैं कम से कम पिनेकल रियल्म का मार्शल आर्टिस्ट तो बैन ही जाऊंगा। और फिर वो बड़ी सी स्माइल के साथ वहां कुंफू डांस करने लगता है। अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो वह चित हो जाता है। तभी उसके पापा वहां आ जाते हैं, जिन्हें देख म्यूजिन ट्रेंड खड़ा हो जाता है। पापा सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। लेकिन कुछ बोले बिना मुजीब के पापा मुजीब के दोनों कंधे पर अपना हाथ रख देते हैं और धीरे धीरे कांपने लगते हैं। ये देख महेंद्र जाता है, पापा क्या हुआ? मुजीन के पापा रोते हुए जवाब देते हैं, बेटा मेरे तो दिल हलक तक आ गया था जब मैंने सुना कि एक्सेंट्रिक डॉक्टर तुम्हें अपने साथ लेकर गया है। जब वो मेरे कमरे में आया था तो मैंने सोचा वो एक आम डॉक्टर है, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? अपने पापा की बात सुन के म्यूजिन बोलता है, नहीं पापा मैं ठीक हूँ, और लोग जितना बोलते हैं वो उतना बुरा नहीं है, आप टेंशन मत लो। ये बोलते हुए मुजीन अपने पापा को अंदर की तरफ ले जाता है। तभी सूखे पापा पूछते हैं, मैंने सुना है कि तुम उसके ब्लैकस्मिथ के पास लेके गए थे, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? उस पे म्यूजिन जवाब देता है कि एल पापा उसने मुझे अपना स्टूडेंट बनने को कहा है और मेरे पास बस कल तक का टाइम है सोचने के लिए। ये सुन के मुजीन के पापा के चेहरे का रंग उतर जाता है। फिर म्यूजिन नोटिस करता है कि उसके पापा अपने जगह में ही फ्रिज हो गए हैं और वो उन्हें आवाज देता है, पापा क्या हुआ, आप अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहे हो? अचानक से मुजीब के पापा गोली की रफ्तार से अंदर चले जाते हैं और उसी ही रफ्तार से बाहर ही आ जाते हैं और कुछ सिल्वर म्यूजिन के हाथ में पकड़ा देते हैं। मुजीन के पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, पापा ये इतने सारे सिल्वर किस लिए? मुजीन के पापा प्यार से उसे बोलते हैं, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। शौक होने मुजीब बोलता है, पापा मैं उसके साथ जाऊंगा तो कैसे चलेगा, वैसे ही हमारे पास काम के लोगों की कमी है। और तो और वो एक्सेंट्रिक डॉक्टर है, जरूर ही वो मेरे साथ मजाक कर रहा होगा। म्यूजीन के पापा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, म्यूजीन क्लिनिक को मैं संभाल लूंगा और तुम्हारे पास इस छोटी सी जगह छोड़ के जाने का चांस दोबारा नहीं मिलेगा। तांग म्यूजीन को 4 दिन हो गए हैं अपने टीचर के साथ ट्रैवल करते हुए। तांग म्यूजीन एक पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी उसके सिर पर कोई वॉलनट फिकर मरता है। घर की याद आ रही है क्या? म्यूजीन ऊपर की तरफ देखकर बोलता है, नहीं सर, मुझे लगता है मेरा कि कल के मुकाबले बढ़ गया है। उसका टीचर जवाब देता है, तभी जाके मार्शल आर्ट्स में मजा आता है। मुजीब बोलता है, हाँ सर, मुझे लगता है मेरे अंदर थोड़ा तो टैलेंट है। टैलेंट है, टैलेंट तो है तुम में, लेकिन जिस हिसाब से तुम्हारा की बढ़ रहा है वो तो एवरेज है। म्यूजिन स्माइल करते हुए बोलता है, लेकिन मैंने की सर्कुलेट 2 दिन में कर लिया, जो कि आम लोगों को करने में 10 दिन लग जाते हैं। म्यूजिन की चिकी बात सुन के उसके टीचर उसे अपना स्वॉर्ड पकड़ा देते हैं और अपने हाथ में स्वॉर्ड की जगह एक डंडा ले लेते हैं। चलो अगर तुम इतना कॉन्फिडेंट हो तो थोड़ा स्वॉर्ड बाजी भी कर लेते हैं। मैं तुम्हें 2-4 चीज सिखा भी दूंगा। अगर तुमने मुझे जरा सा स्क्रैच भी कर लिया तो मैं तुम्हें सिचुआन से बाहर जाने तक अपने कंधे पे लेकर जाऊंगा। असली ब्लेड देखकर म्यूजिन की फट जाती है, लेकिन सर ये तो असली की स्वॉर्ड है, इसमें चोट भी लग सकती है। मैं कैसे असली स्वॉर्ड से? उसके मन में तभी एक आइडिया आता है और वो तुरंत अपने टीचर पर स्निक अटैक कर देता है। लेकिन उसका टीचर आंख बंद करके बस अपना कान झुकाते हैं, जैसे उनकी घंटा फर्क न पड़ता हो। स्निक अटैक है? बस 10 दिन प्रैक्टिस क्या कर लिया? तुम्हें लगता है कि तुम कोई जीनियस हो? अपने जगह से बिलाना हिले, वो बस म्यूजिन के स्वॉर्ड के सामने अपना डंडा रख देते हैं। मुजीब को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास होता है। यार ये बस एक डंडा है, लेकिन इसमें जरा सा भी स्क्रैच भी नहीं आया। उसका टीचर बोलता है, हो गया, अब अपना दांत कसो। ये ये क्या है? जैसे कोई रिप्पल? नहीं, जैसे कोई करंट? नहीं भाई, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बिना अपने जगह से हिल उसके टीचर उसे वहां से उड़ा देता है। कुछ टाइम बाद मुजिन पानी की उल्टी कर देता है और बताई कैसा लगा दूसरे की चीज पहली बार महसूस करके। मुंह जिन चिढ़ के बोलता है, सर ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। इसका मतलब जिसके पास ज्यादा ची है
वही हमेशा जीतेगा। है तो। मेरे पास भी ज्यादा ची नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादातर लड़ाई अवॉइड करता हूं। लेकिन मार्शल आर्ट उतना सिंपल नहीं है। और तुम इतना क्यों छीड़ रहे हो? भूल गए तुम एक डॉक्टर हो। किसी से दुश्मनी है क्या? मुजीब बोलता है। आपने कहा था कि मुझे एक पिनेकल रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट बनाओगे। लेकिन अगर मार्शल आर्टिस्ट का ची ही सब डिसाइड करता है, तो अगर मैं आज से शुरू भी कर लिया तो मैं कभी भी वो हासिल नहीं कर पाऊंगा। तभी उसका टीचर उसके सिर पर डंडे से टप्पा मार देते हैं। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी ची वीक है और तुम्हारे मुंह फ्लैशी नहीं है? मार्शल आर्ट्स मास्टर बनने की ओर भी तरीके हैं। अब रोना धोना बंद करो और फिर से ट्राई करो। और इस बार मैं ची यूज नहीं करूंगा। म्यूजिन की फिर भी फट रही होती है। ठीक है, फिर मैं अपनी बात पूरा किए बिना वो फिर से अटैक करवाता है। एक सक्सेसफुल स्ट्राइक करने की वजह से उसे लगता है कि उसका काम बन गया। लेकिन तभी उसके टीचर लाइट की स्पीड से उसे चकमा दे देता है। साथ ही साथ उसके एक्यूपंचर पॉइंट्स को भी दबा देता है। और मुजीब वहीं पर दोबारा चित्त हो जाता है। मेरे ची बिना यूज किए भी तुम अभी कम से कम 3 बार मर जाते। तुम्हारे ची इकट्ठा करने की स्पीड भी स्लो है। और तो और, तुम अपने नॉर्मल ची से ज्यादा ची बाहर भी नहीं निकाल सकते। लेकिन तुम्हारे पास भी अपनी खूबियां हैं। तुम्हारी ची सेंस अब बहुत अच्छी है। और तुम इसे इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से कर लेते हो। समय के साथ अगर तुम इसे अच्छे से सीख जाओ, तो ये तुम्हारे लिए अपना एक अलग ही रास्ता बन सकता है। और 10 के प्रैक्टिस के हिसाब से ये बहुत एक्सीलेंट काम है। अब म्यूजिन बोलता है, इसका मतलब क्या मैं अब एक सेकंड रेट मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूं? ई एम अ जीनियस। तभी जंगल में से किसी चीज की आवाज आती है। जंगली जानवर है क्या? अबे अच्छे से देख दो, पैर पे खड़ा है। इंसान है। फिर जंगल में एक लड़का नजर आता है, जिसके कमर में रस्सी बांधी है और उसमें 3 गांठ है। एक ब्रांच मैनेजर इस जंगल में क्या कर रहा है? मुजीन उसके टीचर के पीठ के ऊपर से खुस-फुस के बोलता है। ब्रांच मैनेजर, इसका मतलब ये एक पिनेकल रिल्म का मार्शल आर्टिस्ट है। कुछ समय बाद, बेनाम रोग है सर। हमारे गांव में बहुत सी मौतें हो चुकी हैं इस रोग की वजह से। मैं पास के गांव में जा रहा था डॉक्टर ढूंढने के लिए। किस्मत से आप मिल गए। यार तुम जोरों हो क्या? तुम्हें 4 घंटे का रास्ता ढूंढने में 2 दिन कैसे लग गए? म्यूजिन के टीचर ने पूछा। वो सर, मैं अपने गांव से बाहर पहले कभी गया नहीं। मुजिन बोलता है, अच्छा हुआ तुमको बीमारी नहीं हुई। हाँ, मैं और मेरे मास्टर बहुत किस्मत वाले थे जो बच गए। अजब से 1 महीने पहले सभी गांव वाले धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। पहले हमें लगा कि मौसम की वजह से सर्दी जुकाम हो रहा है। लेकिन कुछ ही समय में आधा गांव बीमार पड़ गया। और तो और 20 लोगों की मौत भी हो गई। एक बार के लिए मैंने सोचा कि मैं भी उन गांव वालों के साथ मिल जाऊं जो गांव छोड़कर चले जा रहे हैं। लेकिन मैं अपना गांव छोड़ नहीं पाया, जहां मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। तो मैं अपने मास्टर के साथ मिलकर सभी रोगियों का हेल्प किया। पहले तो हमारे गांव का डॉक्टर ने भी हमारी मदद की थी, लेकिन अब उनके पास भी दवाइयां काम हो गई हैं। बात करते करते वो गांव तक पहुंच जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर, हम मेरे गांव पहुंच गए हैं। गांव देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। थोड़ी देर बाद एक दद्दू सभी को बोलता है, अंदर आ जाओ। अंदर घुसते ही मुंह जिनको एड छोटा सा लड़का बिस्तर लेटा कांपते हुए नजर आता है, जिसके शरीर पर दाने भर गए हैं। बच्चे का नस चेक करने के बाद मुजिन सोचता है, इसका पल्स विक है, लेकिन धड़क तेजी से रहा है। इसके कान गरम और हाथ ठंडे हैं। और इसकी छी इसके सिर की तरफ जा रही है। क्या इसने हाल ही में उल्टी की है? साइड से कोई जवाब देता है और उसने कहा कि उसे चक्कर भी आ रहे थे। पीछे से उसका टीचर सब कुछ गौर से देख होता है। लड़के की सारी हरकतें देख के लग रहा है कि ये कोई प्लेग के सिम्पटम है। मुजिन बोलता है, जिस पे उसका टीचर पूछता है, तो तुम्हारे हिसाब से कैसे इलाज करना चाहिए? सर, ये समर फ्लू जैसा है, लेकिन इसके सिग्नेचर थोड़ा अलग है। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो या तो ये पागल या अंधा हो जाएगा। इसके लिए हमें इसके सिर, पैर और सिर के ऊपर के हिस्से में मेन एक्यूपंचर सुई से इलाज करना होगा। टीचर जरा सा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, तो तुमने नेजिंग टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ा है। चलो फिर अपना काम शुरू करो। अपने टीचर की सुनने के बाद मूजिन अपने बैग में से सुई निकाल लेता है। सुई को अपने हाथ में लेके हो रेडी हो जाता है। लेकिन यह उसका पहला टाइम था एक्यूपंचर का, तो वो थोड़ा नर्वस था, जिसके वजह से उसके हाथ खाने लगते हैं।
तभी उसके टीचर बच्चे के पैर के ऊपर उंगली रखकर बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा ची का इस्तेमाल सिर्फ मार्शल आर्ट के लिए होता है? एक डॉक्टर के लिए ची सेंस किसी खजाने से कम नहीं। मुंह जी पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसे बच्चे की अंदरूनी चीज अच्छे से दिखाई दे रही थी। उनकी ची मेरे ची को गाइड कर रही है। मुझे सब अब क्लियर दिख रहा है। इस बच्चे के अंदर जो ची है वो डेथ ची है। फिर टीचर बोलते हैं, तो तुम्हें भी डेथली ची दिखा? तो अब एक्यूपंक्चर का काम शुरू करो और देखो क्या होता है। टीचर की बात सुन के मूजिन काम शुरू कर देता है। लास्ट सुई बच्चे के सिर में लगने के बाद मूजिन अपने सिर का पसीना पोंछ लेता है और बड़े ही बेचैन एक्सप्रेशन के साथ बच्चे की तरफ देखता है। तभी बच्चे के मुंह में से एक रेड कलर का धुआं बाहर आता है, जिसके बाद बच्चे का कंडीशन पहले से थोड़ा ठीक दिखने लगता है। फिर मुंह जिनने सांस अब तक रोक रखी थी उसे बाहर निकाल देता है। तभी उसके टीचर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। मुंह जिन कंफ्यूजन वाले चेहरे से उसके टीचर की तरफ देखता है। सर, आज तुमने बहुत कुछ सीखा है और तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तुम इससे खुश भी हो। और मैं ये बोल सकता हूं कि तुम आज एक प्रॉपर डॉक्टर बन गए हो। बच्चे का इलाज करने के बाद उसके पापा मुंह जिनको गांव के एक घर ले आते हैं। मेरा बेटा अब पहले से अच्छा है। आप दोनों आज इस घर में रह सकते हैं। तांग मुंह जिन और उसके टीचर घर में घुस जाते हैं। घर देखने में थोड़ा पुराना लग रहा था और उसके फर्श पर एक बच्चे का डोल पड़ा था, जिसे कुछ टाइम तक देखकर टीचर उसे उठाकर दूसरी जगह रख देते हैं। तभी मूजिन बोलता है, वो एक अच्छा डॉक्टर है। कौन? तुम्हारा मतलब डॉक्टर यॉम? यॉम इस गांव के डॉक्टर का नाम है। फिर मूजिन बोलता है वैसे हम उससे जल्दी ही मिलेंगे। पता नहीं क्यों इस गांव में ये बीमारी आई। ये के लोग कितने अच्छे हैं। देखो इन्होंने हमें कितना खाना दिया है। टीचर बोलते हैं, हाँ हाँ बस पूरा मत खा जाना, थोड़ा सा खाओ बाकी सब लौटा दो। वैसे ही सब भूखे हैं ये। खाते खाते मूजिन पूछता है, आपको क्या लगता है कौन सा बीमारी है ये? पता नहीं, मैंने ऐसे केस पहले भी देखे हैं, लेकिन कुछ अलग ही है। मूजिन हैरानी से पूछता है, हाँ, तो दुनिया में ऐसा भी रोग है जो आपको नहीं पता? टीचर हंस के जवाब देते हैं, बच्चे दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बोल सकता है कि वो सब जनता है। मुझे तो लगा था आपको हर रोग के बारे में पता है। हट पागल, अगर मुझे सब पता होता तो मैं देश विदेश थोड़ी घूमता। क्या मतलब? क्या आप किसी एक खास रोग का इलाज ढूंढ रहे हो? टीचर बोलते हैं, ढूंढ रहा था। अब मुझे पता है इलाज, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं है। अब बहुत देर हो गई। मुजिन कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, बहुत देर हो गई? तभी बाहर से बच्चों के रोने की आवाज आती है। यह आवाज पूरे गांव से आ रही होती है। हमें दवाई का यूज करना होगा, लेकिन उसके लिए रोग का कारण भी पता करना है। काश हमें पता होता कि कौन सी दवाई इस्तेमाल करें। काश। तभी उसके टीचर बोलते हैं, मेरी वाइफ और बेटी दोनों बीमारी की वजह से अब मेरे साथ नहीं है। उन दोनों को एक साथ बुखार आया था। पूरे शरीर में लाल दाने गुलबहार गए थे। मैं उन्हें डॉक्टर के पेश लेके गया, और तो और आसपास के सभी गांव से डॉक्टर लेके आया था, लेकिन कोई उन्हें नहीं बचा पाया। मैं हर जगह डॉक्टर ढूंढता रहा। ओनार वहां वो दोनों गुजर गए। ओनर, ये सब बस 3 दिन में हो गया। ये अब सुन के मुजिन बोलता है, माफ करना, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। अरे, प्रार्थना मत करो, ये कोई दुख भरी कहानी नहीं है। इनफैक्ट अगर तुम पूरी कहानी सुनोगे तो खुद हंसोगे। दोनों को खोने के घम में मैंने कुछ ही दिनों में घर छोड़ दिया। लगा जैसे कोई मुझे पीछे से पुश कर रहा हो। लगभग 10 दिन बाद में एक गांव जाके पहुंचा। मुझे उतना टाइम लगा क्योंकि एक एक भिखारी की तरह घूम रहा था। उस गांव में उकना खुद का एक डॉक्टर था। मुझे आज भी याद है उनका चेहरा। वो कुछ देखने में चूहे जैसे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उनको अपने बीवी बच्चों के बारे में बता दिया। पता है उन्होंने क्या बोला? मुझे बस 5 कॉइन दो, वो दोनों ठीक हो जाएंगे। अगर उन्होंने मेरी दवाई खाई तो। मेरे पॉकेट में बस कॉइन नहीं, सिल्वर भी था, जिससे मैं अपने बेटी की शादी के पैसे 5 बार दे सकता था। मेरी फैमिली इसलिए नहीं मरी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं दवाई के वजह से। वो मरे क्योंकि उन डॉक्टर के पास नॉलेज नहीं था। कहीं सुनी है इतनी फनी स्टोरी? इसीलिए मैं डाक बना, ताकि दुनिया की सभी जानकारी जमा कर सकूं मेडिसिन के बारे में। आज 30 साल बाद मैं अपने बीवी और बेटी का चेहरा भी भूल चुका हूं। ये बोल के टीचर हंसने लगते हैं।
पूरी कहानी मूजिन शांत होकर सुनता है। इनकी हंसी मुझे उन बच्चों की दुख भरी रोने की आवाज से कम नहीं लग रही। दूसरी सुबह मूजिन बोलता है, सर मैं थोड़ा गांव घूम लेता हूं, शायद कुछ पता चले। टीचर बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं भी देखता हूं। और हाँ, अगर मैंने तुझे अलस्सी पाना करते देखा तो देख लेना। है सर, उसकी चिंता मत करो। अरे, मेरा दोस्त ये क्या कर रहा है? मुजिन कुछ टाइम तक मेरे दोस्त को देखता है, फिर गांव का एक खाली कुआं, फिर अनाज रखने वाल गोदाम, फिर वो आते हैं एक घर में। तो ये दद्दू जोंग का घर है जो सबसे पहले बीमार हुए थे। हाँ सर, यही है। वार्म इलनेस से शरीर में गर्मी बढ़ती है और कोल्ड इलनेस से ठंडी बढ़ती है। वैसे तो दोनों देखने में अलग लगता है, दोनों ही डेथ छी, जो ठंडी और बदबूदार जगह से शुरू होती है। लेकिन ना ही सुअर, न तो कुआं और न तो गोदाम में डेथ छी था। एक बात बताऊं, ये रहने वाला बंदा पहले बीमार हुआ, उसके बाद इसके आसपास के लोग बीमार हुए, राइट? शायद ऐसा ही कुछ था। हाँ, वेस्ट के हिसाब से ईस्ट में बीमारी कम तेजी से फैली। बच्चों को छोड़कर वो कुछ ज्यादा ही बीमार हुए। क्या कुछ अलग है गांव के वेस्ट और ईस्ट इलाके में? कोई कारण जिससे बीमारी बस वहीं से शुरू हुई? एक बंदा बोलता है, सुना है ईस्ट में यांग और वेस्ट में इन एनर्जी ज्यादा है। उसको बात के बीच में रोक कर मुंह जिन बोलता है ना, मैं वेस्ट से आया हो, मुझे कुछ गलत नहीं मिला। और बच्चे ही इतनी जल्दी क्यों बीमार हो रहे हैं? वो तो बस खेल कूद ही करते हैं। साइड में से बंदा बोलता है बच्चे नहर के पास खेलते तो है। ये बात मुंह जिन को खटक जाती है। शायद पानी में है कुछ गड़बड़ है। लेकिन ईस्ट के कुएं में तो सब सही था। सर, क्या ईस्ट का कुआं हमेशा से सूखा था? दद्दू बोलते हैं, नहीं, ये बस स्प्रिंग के टाइम ही होता है। तभी मुंह जिन को समझ आता है क्या हुआ। शायद कुएं के पानी सूखने के बाद सब नहर में गए पानी लेने, और वहीं से बीमारी फैली। क्योंकि बच्चे हमेशा वहीं खेलते हैं, इसीलिए वह जल्दी बीमार हुए। इस बात की जांच करने के लिए तंग मुंह जिन और दद्दू नहर आ जाते हैं। नहर आकर मुंह जिन नहर किनारे बैठकर पानी को चेक करने लगता है। इसमें तो कुछ गलत लग नहीं रहा, ना ही पानी धुंधला है, ना तो इसमें बदबू है। लेकिन सभी क्यों इसी तरफ इशारा कर रहे हैं? लेकिन क्या यही एक तरीका है पानी को चेक करने का? यह सोचकर मुंह जिन थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर पीने लगता है और फिर वही बैठकर मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। और पीछे वो दोनों खुसफुसाते हैं, अरे भाई, पहले कभी डॉक्टर को मेडिटेशन करते हुए देखा है? मुजिन अपने मेडिटेशन में गुम हुआ रहता है। अपने अंदर की आंतों को वो आराम महसूस करता है। तभी उसे अपने आंतों में डेथ ची महसूस होता है। अरे, ये तो वही डेथ ची है। मेडिसिन से तुरंत उठ के वो बोलता है, चलो मुझे पता चल गया दिक्कत क्या है। कुछ टाइम बाद वो सब नहर को फॉलो करते करते पहाड़ चढ़ने लगते हैं। जंगल के रास्ते चलते चलते मुजिन को एक अजीब सी स्मेल आती है। एक मिनट, क्या यह स्मेल सिर्फ मुझे ही आ रही है? नहीं, मुझे भी आ रही है, और यह धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। मुजिन बोलता है, लगता है हम नजदीक पहुंच रहे हैं। स्मेल को फॉलो करते हुए वो तीनों जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ा आगे आके उनको रुकना पड़ता है। यार, यहां तो पेड़ भी मर रहे हैं। लगता है हम बहुत नजदीक हैं। थोड़ी देर और चलने के बाद वो नहर के जड़ तक पहुंच जाते हैं। वो पहुंचते ही मुजिन शॉक हो जाता है। यार, क्या ये जी जमीन छड़ रही है? एक कदम आगे बढ़ाते ही मुजिन को कुछ एहसास होता है। ये यहां कुछ है। लगता है इस मिट्टी के नीचे कुछ गड़ा हुआ है। कुछ टाइम बाद मुजिन उस जगह को खोदने लगता है। ये मुझे मौत की गंध आ रही है। मौत जो सिर्फ मौत फैलाता है। कुछ टाइम तक खोदने पर उसे वहां कुछ मरे हुए जानवर के अवशेष मितला है। मुजिन सोचता है, आखिर ये किया किसने और क्यों? चलो इसको और थोड़ा खोदकर बाहर निकाल लेते हैं और झरने से थोड़ा दूर रखते हैं। मुजिन की बात सुन के वो दोनों गड्ढे में उतर जाते हैं और सारे अवशेष को वहां से हटाने लगते हैं। वहीं मुजिन अपना दिमाग चलता है। कॉर्प्स पॉइजन से बीमारी बस थोड़ी सी भी एक्सपोजर से होती है। इसमें मौत तुरंत तो नहीं होती, जैसे कुछ जड़ी बूटियां करती हैं। लेकिन जिसने भी ये किया है उसे अच्छे से पता है इसकी क्वालिटी क्या है, और इस तरह से इसका इस्तेमाल करना जब गांव का कुआं सूख गया हो, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, पूरे गांव का विनाश। तभी मुंह जिनको पीछे से किसी के आने की आवाज आती है और एक बंदा पीछे से अपना कदम बढ़ाता है। मेरे इतने मेहनत से बनाए हुए फील्ड को तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी मूजिन के पीछे से दद्दू बोलता है, डॉक्टर योम। मूजिन ये सुन के शॉक हो जाता है। इसको पता है ये जहर क्या कर सकता है,
और इसको गांव का हातल भी पता है, और इसने महामारी के टाइम पे ही पैसा जमाना शुरू किया। इसका मतलब यही इस सब के पीछे है। इंसान के रूप में शैतान। अपनी लालच के चक्कर में इसने पूरे गांव को तबाह कर दिया, और अपने पकड़े जाने के बाद न तो इसके चेहरे पर डर है, ना ही शर्म। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुजिन गुस्से से कांपने लगता है। तभी दद्दू मुजिन के आगे आके बोलते हैं, तो ये सब तेरा किया कराया है? तूने पहले बीमारी फैलाई, फिर उसका इलाज करने का ढोंग किया। ये सब सुन के यौम हंस के जवाब देता है, मैं हमेशा से ही अच्छा था, इसीलिए मैं बस अंत में अपना हिस्सा ले रहा था बस। दद्दू गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, हिस्सा? तेरा हिस्सा? तुझे पता है कितने लोग मरे गए तेरे इस हिस्से की वजह से? और अपने हाथ में पड़ के जानवर को यों की तरफ फेंक देते हैं, लेकिन यों को लगने की जगह हो सिर दो टुकड़ों में कट जाता है, और यों के पीछे से दो मार्शल आर्टिस्ट सामने आ जाते हैं। योम बोलता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कितने मरे, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि तुम लोगों ने मेरे इतने सारे मेहनत का गुड़ गोबर कर दिया, और इसका भुगतान तुमको करना पड़ेगा, चाहे जिंदा या मुर्दा। और वैसे भी मैं तुम लोगों की लाशों को भी यही गाड़ने वाला था। बस सोचो कि कल करे सो आज, आज करे तो अब। दद्दू गुस्से से कांपने लगते हैं। तुम सब? फिर चिल्लाते हुए वो बोलते हैं, तू लोगों की हिम्मत कैसे हुई बैगर सेक्ट के गार्डियन के सामने ये सब करने की? मैं बैगर सेक्ट का हांग ग्यून ये खड़ा हूं। इतनी तेज आवाज सुन के सब शॉक हो जाते हैं। तभी दो मार्शल आर्टिस्ट में से एक पूछता है, ओए डॉक्टर, तूने टी वर्ड कहा था इस गांव में बस कमजोर बंदे हैं, फिर ये क्या कर रहा है? यौम बोलता है, अरे मुझे भी नहीं पता था। तभी दद्दू सामने आते हैं, ओए कुत्तों, मैं 10 तक गिनूंगा, यहां सिर्फ वही मरेगा जो जिम्मेदार है। डॉक्टर योम, अगर भला चाहते हो तो तुम दोनों यह से निकल लो। उसके बाद दद्दू गिनती शुरू कर देते हैं। दद्दू का पूरा नाम सुन के मूजिन शॉक हो जाता है। कितना कमाल है अपने दुश्मनों को सिर्फ अपने आवाज से ही डरा देना। तभी मूजिन के पीछे से दूसरा बंदा धीरे से बोलता है, डॉक्टर तांग, आपको यह से भागना होगा। मूजिन शॉक होके पूछता है, मैं और भाग जाऊं? है मैं आपको झरने की तरफ धक्का दे दूंगा, तो जीत आ हो सके उतनी जल्दी ये से भाग जाना। पीछे की तरफ मुड़कर भी मत देखना, और हो सके तो गांव वालों को बता देना ये क्या हुआ है। मूजिन उससे बोलता है, लेकिन तुम दोनों में एक ब्रांच मैनेजर और गार्डियन हो, तुम पिनेकल रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम आराम से इनके। तभी दूसरा बंदा बोलता है, पिनेकल रेल्म ये किसने कहा? तभी मुजिन को पता चलता है ये दोनों पिनेकल रेल्म के में नहीं है, मुझे और मास्टर की ये पर लड़ना ही होगा। दूसरी तरफ दद्दू ने 4 तक गिनती पूरी कर ली। मुजिन सोचता है, ये दोनों ये अंत तक लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्यों? ये दोनों बैगर हैं और कमजोर भी, फिर भी ये इतना सब क्यों कर रहे हैं? क्या हम तीनों एक साथ नहीं भाग सकते? मेरे मास्टर अली के पिनेकल रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट हैं। अगर हम गांव तक पहुंच गए, मुजिन की बात पूरा होने से पहले वो उसे पीछे से पकड़ लेता है। हम अपने स्किल से आपको भागते हुए प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। प्लीज अपने मास्टर के साथ मेरे गांव की रक्षा करना। हमने अपनी पूरी जिंदगी इसी गांव में भीख मांगी है, और कभी किसी ने हमें बेइज्जत नहीं किया। हम इस गांव की वजह से जिंदा है। दद्दू ने यह 6 तक गिनती पूरी कर ली होती है। मेरे मास्टर ने मुझे एक बार कहा था, अगर कभी जरूरत पड़े तो हमें इस गांव के लिए बिल्कुल लड़ना होगा। दद्दू के 7 तक गिनने के बाद यौम बोलता है, अगर आज हम ये से भाग गए तो हमारे जुए का कर्ज कभी नहीं चुकेगा। मारो इस बुढ़े को। वहां उन तीनों में फाइट शुरू हो जाती है, और ये दूसरा बंदा मुंह, जिनको झरने की तरफ फेंकने की तैयारी करता है। अपने पूरे जोर लगाने के बाद वो जिन को झरने की तरफ फेंक देता है। हवा में मूजिन सोचता है, मैं भाग जाऊं, फिर तू, दोनों का क्या? क्या मैं भी इनके साथ लाड़ू? दुश्मन उतने भी स्ट्रांग नहीं लग रहे। हाँ, अगर मैं इनके साथ लाड़ू तो शायद हमारे जितने के चांस बात सकता है। मूजी ये सोचता ही है कि तभी उसके तरफ एक बंदा अपना स्वॉर्ड चला देता है। वहां से नीचे गिरते ही मूजिन वहां से भाग जाता है। ये देख दूसरा बंदा खुश हो जाता है। जंगल के रास्ते भागते हुए मूजिन सोचता है, मैं गलत नहीं हूं वहां से भागने के लिए, मैं बस उनकी इच्छा पूरी कर रहा हूं। मुझे उनकी बात गांव तक पहुंचनी पड़ेगी, गांव बचाने के लिए। लेकिन उसे भी पता है कि यह झूठ है, बकवास। मैं वहां से बस डर कर भाग रहा हूं। जबर दद्दू और रेड बैगर दोनों वहां मरने वाले हैं। मैं क्या कर सकता हूं जब मैंने बस मार्शल आर्ट सीखना शुरू ही किया है। दौड़ते दौड़ते वो थक जाता है। मैं वहां से नहीं भागता अगर मैं एक पिनेकल रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट होता। तभी उसे एक बात का एहसास होता है, लेकिन रेड बैगर तो पिनेकल रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, और फिर भी वो वहां पर लड़ने के लिए रुक गया। खौम्बा ये सोच के वो कुछ टाइम के लिए अपने जग पर सुन्न हो जाता है, और फिर अपना मन बनाने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है। वापस उल्टी तरफ दौड़ते दौड़ते मूजिन सोचता है,
एक बार मैंने सिंगचांग सेक्ट में एक बच्चे को बुली होने से बचाया था। हालांकि मेरी कुटाई जबरदस्त हुई थी, लेकिन मुझे उस दिन गर्व भी बहुत हुआ था। लगा जैसे मैं कोई कमजोर का मसीहा हूं। लेकिन अब अभी मेरे अंदर बस बुजदिलों वाले ख्याल आ रहे हैं, जैसे काश ये रास्ता थोड़ा लंबा होता, या शायद उन लोगों की लड़ाई मेरे वहां पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए। लेकिन आज मैं अगर यहां से भाग गया तो मैं बस अभी नहीं, अपनी पूरी जिंदगी भागता रहूंगा। मुंह जिन भागते भागते वहां वापस पहुंच जाता है, और लड़ाई अभी भी जारी है। दद्दू और उनके स्टूडेंट अभी भी लड़ रहे होते हैं। मुंह जिन झाड़ी के पीछे छुप जाता है। अरे ये दोनों तो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं। अब करूं तो क्या करूं? उधर दद्दू और स्टूडेंट को दोनों दुश्मन दोनों तरफ से घेर लेते हैं। दद्दू और स्टूडेंट दोनों ही बहुत थक चुके हैं। दुश्मन ये देखकर हंसने लगता है और तुरंत अटैक कर देता है, लेकिन स्टूडेंट कैसे तैसे उसको ब्लॉक कर देता है। दुश्मन तेजी से दूसरा अटैक उसके पीछे से कर देता है, लेकिन वो उसके भी किसी तरह से अवॉइड कर लेता है। दुश्मन बोलता है, यार तू एक भिखारी के हिसाब से बहुत टफ है। देख, अगर इसको भी अवॉइड कर सकता है जैसे सब कर रहा है। वो उसको ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन एक स्ट्राइक उसके पैर में लग जाती है और दुश्मन इसका फायदा उठा लेता है। पीछे से दद्दू उसे आवाज देते हैं, जुशान, अपने आप को संभालो, जल्दी खड़े हो जाओ। तभी दद्दू के अपोनेंट उन पर हमला कर देता है। तू किसकी चिंता कर रहा है बुजुर्ग? तू पहले अपनी सोच। दद्दू वार से बचते हुए पीछे की तरफ लुढ़क जाते हैं। बुड्ढे, तू एंड तक गंदी तरह से ही लड़ेगा क्या? दद्दू बोलते हैं, मरने से तो बेहतर है, और तेरे जैसे शैतान से तो बहुत ज्यादा बेहतर है? दुश्मन बड़बड़ के जा रहा था, लेकिन दद्दू का ध्यान छूटा हुआ डंडा वापस कैसे ले उस पर था। अपने स्टूडेंट की तरफ एक बार देखकर वो बोलते हैं, हार मान लूं, कभी नहीं जूते, और अपने छूटे हुए डंडे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन दुश्मन उन्हें डंडा पकड़ने नहीं देता और उन पर अटैक कर देता है। फेल होने के बाद दद्दू पीछे मुड़कर अपने स्टूडेंट की तरफ दोबारा देखते हैं, जो अभी भी लड़ाई कर रहा है, और फिर नीचे से मुट्ठी भर मिट्टी उठा लेते हैं। दुश्मन के वार से बचते हुए वो अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचते हैं। अपनी हाथ में रखी मिट्टी को वो दुश्मन की तरफ फेंक देते हैं, और दुश्मन को सोचने का चांस दिए बिना उसे जोर से जकड़ लेते हैं। दुश्मन हथियार ऊंचा करके बोलता है, लगता है बुढ़ा मरने के लिए तैयार हो गया है, और दद्दू पर वार कर देता है। यह साउंड दूर लड़ रहे जुशान को भी सुनाई देती है। वो पीछे की तरफ देखता है तो दद्दू की पीठ पर हथियार लगा है, और उन्होंने दुश्मन को जोर से जकड़ रखा है। तभी दद्दू अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हैं, हांग चू सान चू सान। ये तेज आवाज सुन के शौक हो जाता है। दुश्मन को उनकी चाल पता चल जाती है। छोड़ बुड्ढे, मरने से डर नहीं लगता क्या? और वो दोबारा दद्दू के ऊपर वार कर देता है। सारे वार को सहते हुए दद्दू दांत जकड़ के बोलते हैं, जू सान, अभी वो समय है जहां हमें उन गांव वालों के खाने का कर्ज चुकाना होगा। जुसान तुरंत हालत समझकर पीछे से दुश्मन पर अटैक कर देता है, लेकिन दद्दू को दिखाई देता है कि दूसरा दुश्मन जू ये सान को पीछे से वार करने वाला है, और दुश्मन जू सान पर वार करने के लिए बहुत नजदीक भी आ जाता है। लेकिन तभी उस पर कोई किसी चीज से अटैक कर देता है। ये और कोई नहीं, तंग मुजिन है। दुश्मन गिरते हुए बोलता है, अबे कुत्ते डॉक्टर, तू यहां। वहीं दूसरी तरफ जूही सान दूसरे दुश्मन पर सक्सेसफुली वॉर कर देता है। बिना किसी स्ट्रगल के दुश्मन वहीं चित हो जाता है। मूजिन शौक में खड़े होकर यह सब देखता ही है कि तभी उसे साइड से आवाज आती है, तू तुझे तभी भाग जाना चाहिए था जब तेरे पास चांस था, लेकिन तू मरने के लिए उतावला है। ये बोल के दुश्मन उस पर वार कर देता है। मूजिन को लगता है कि उसका काम खत्म है, लेकिन तभी मूजिन के टीचर वहां प्रकट हो जाते हैं और वॉर को ब्लॉक कर देते हैं, और पीछे देखकर मूजिन को बोलते हैं, तो तुम इतनी दूर आ गए बीमारी की जड़ ढूंढते ढूंढते। मूजिन बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है अपने आसपास की हालत देखकर। वहीं दूसरी तरफ जू सान अपने टीचर की बॉडी के पास रो रहा होता है। नोट, रेस्ट इन पीस दद्दू। हालात को अच्छे से देखने के बाद टीचर पूछते हैं, तो ये दोनों थे इन सब के पीछे? मूजिन जवाब देता है, नहीं टीचर, ये नहीं। फिर यौम की तरफ दिखाते हुए बोलता है, ये है इन सब बीमारियों का मास्टरमाइंड। टीचर तुरंत यौम के पीछे आके उसे सिर से पकड़ लेते हैं।
ये वाला। यौम को नीचे फेंकने के बाद वो उसे थोड़ा देखते हैं। तो तूने ये बीमारी फैलाई है, लेकिन क्यों? ये सुनने के बाद मूजिन यौम को लात मारने लगता है। क्यों किया तूने ये सब? कुछ बस पैसे कमाने के लिए किया है? मूजिन को इग्नोर करते हुए टीचर यौम से पूछते हैं, तूने ये सब पैसों के लिए नहीं किया? सच बता, तूने ये सब क्यों किया? मूजिन पूरा शॉक हो जाता है। यौम तुरंत उठकर हाथ जोड़ लेता है। सर, लगता है आपको कुछ पता है। अगर आप मेरी जिंदगी बख्श दें तो मैं आपको इस पूरे गांव से भी महंगा हर्ब देने को तैयार हूं। क्या आपने कभी ब्लैक पोनी हर्ब के बारे में सुना है? मूजिन को तुरंत याद आता है। ब्लैक पोनी हर्ब वही खिलता है जहां दुनिया में नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा होती है। वैसे तो ये 10,000 साल के स्नो जिनसिंग से थोड़ा कम है, लेकिन ये फिर भी उतना ही फेमस है और इसे फ्लावर ऑफ हीरोज भी कहा जाता है। यॉम टीचर के पैर के पास जाकर बोलता है, मैं ये हर्ब आपको देने के लिए तैयार हूं, अगर आप मुझे जाने दो तो। और वो अपने पीछे बने एक गुफा की तरफ इशारा करता है जहां एक पोनी हर्ब पूरा खिल चुका होता है। मूजिन फूल देखकर बोलता है, क्या ये सच में ब्लैक पोनी हर्ब है? तो तूने ये पूरा कांड रचा इस हर्ब के चक्कर में? अब जब तेरी जान पर बनी है तो तू ये हमें दे देगा? टीचर मूजिन के कंधे पर हाथ रख देते हैं। ये अपनी जान के बदले ये हर्ब नहीं दे रहा। इसे पता है कि अगर कोई आम इंसान ये हर्ब उठाने जाएगा तो वो डेथ एनर्जी की वजह से मर जाएगा। ये हर्ब डेथ एनर्जी एब्जॉर्ब करके बड़ा होता है। इसीलिए इसने इतने सारे कॉर्प्स जमा किए हैं। और ये जरूर गांव वालों के साथ भी यही करने वाला था, तुम्हें और मुझे मिला के। या शायद ये बस टाइम इकट्ठा कर रहा है ताकि कोई दूसरा चाल चल सके। ये सुन के यौम तुरंत गिड़गिड़ाने लगता है, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये हर्ब आपके हवाले करना चाहता हूं। टीचर पीछे की तरफ मुड़कर बोलते हैं, लेकिन तुम इस छोटे से गांव के हिसाब से बहुत ही ज्यादा जानकारी वाले डॉक्टर लगते हो। नहीं सर, ये तो मैंने बस यहां वहां से थोड़ा बहुत सीखा है। लेकिन तेरी बदकिस्मती है कि मैं भी कोई ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं हूं। और वो अपने नंगे हाथों से हर्ब उठा लेते हैं। ये देखकर यौम शॉक हो जाता है, कैसे? तुमने नंगे हाथों कैसे पकड़ लिया इसे? लेकिन तभी उसका सिर पूरा घूम जाता है। टीचर ने उसका सिर उड़ा दिया होता है। हर्ब जो अपने हाथों में पकड़कर टीचर बोलते हैं, मेरी जिंदगी का फैसला मैं करता हूं, ये हर्ब मेरा क्या करेगा? कुछ टाइम बाद तांग मूजिन के टीचर उसे बोलते हैं, पता नहीं क्यों दुनिया में ऐसे डॉक्टर आते रहते हैं। थोड़ा सा मेडिसिन क्या सीख लिया, अपने आप को डॉक्टर बुलाने लगते हैं। मूजिन पीछे से पूछता है, सर क्या आप ठीक हैं? आपके हाथ में वो। ऑफ कोर्स मैं ठीक हूं। तुम्हें क्या लगता है मैंने अपना नाम जुआ खेल के कमाया है? मैं पोनी हर्ब और सारे कॉर्प्स में से पॉइजन निकाल देता हूं। तब तक तुम रेड बैगर को संभालो। मुजिन फिर भी अपने टीचर की तरफ चिंता भरी नजर से देखता है। टीचर हर्ब को लेकर जमीन पर बैठ जाते हैं। मूजिन खड़े होकर अपने टीचर को देखता है। बैठने के बाद टीचर मेडिटेशन शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे पॉइजन उनके शरीर की तरफ जमा होने लगता है। मूजिन ये सब खड़े होकर देखता है और पूरा चौंक जाता है। धीरे धीरे पॉइजन मरे हुए जानवरों में से भी आना शुरू हो जाता है। अचानक पॉइजन जमा होने की स्पीड बढ़ जाती है और चारों तरफ से पॉइजन टीचर के पास घूमने लगता है। मूजिन बोलता है, यार क्या गंध मार रही है ये? थोड़ी देर तक मेडिटेशन करने के बाद मैदान का सारा पॉइजन खत्म हो जाता है। मूजिन सोचता है, खत्म हो गया क्या? तभी टीचर की आवाज आती है, ध्यान से देखा? इसे कहते हैं मेडिटेशन में अच्छा होना। फिर वो मूजिन को हर्ब दिखाकर बोलते हैं, ये लो, मैंने इसमें से सारा जहर निकाल दिया है। अब तुम इसे आराम से खा सकते हो। आखिर तुमने उस डॉक्टर का सारा प्लान गोबर कर दिया। तुम ये डिजर्व करते हो। मुजिन बोलता है, मैं ये डिजर्व करता हूं? जिस पे टीचर बस मुस्कुरा देते हैं। लेकिन मूजिन खुद गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर एक नजर पीछे रेड बैगर को देखने के बाद वो हर्ब टीचर को वापस करने लगता है। टीचर, मुझे नहीं लगता मैं ये डिजर्व करता हूं। मैंने यहां वापस आके बस एक पत्थर ही मारा है। और मैं वापस भी इसीलिए आया क्योंकि मैं डर रहा था लोग मुझे भगोड़ा ना बोले। फिर टीचर मूजिन को बोलते हैं, डिजर्व। फिर मूजिन के पीछे उंगली दिखाते हुए बोलते हैं, फिर मुझे उसके चेहरे को देख ऐसा क्यों लग रहा है कि वो भी बोल रहा है, तुम ये डिजर्व करते हो। और रही बात भागकर वापस आने की, भागकर वापस आना शुरू से लड़ने से ज्यादा मुश्किल है। भाग के वापस वही आते हैं जिन्हें उनकी गलतियों का एहसास होता है। तुम भागकर वापस जाने के लिए बिल्कुल फ्री हो।
बस इतना याद रखना कि अंत में ये इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं भूले। मुजिन अपनी टीचर की बात ध्यान से सुनता है और अपना सिर हाँ में हिला देता है। फिर पोनी हब को देखता है। टीचर हंसते हुए बोलते हैं, तो आज मैंने तुम्हें जिंदगी की बहुत सारी बातें बता दी। पीछे से किसी के कुछ निगलने की आवाज आती है। ये सुन के टीचर पीछे देखते हैं। क्या तुमने हर्ब ऐसे ही खा लिया है? क्यों? मूजिन पूछता है। अबे गधे, तूने अभी क्यों खाया उसको? मूजिन कंफ्यूज हो जाता है। मुझे लगा आप मुझे अभी खाने को बोल रहे थे और आपने कहा था मैं इसे बिना प्रॉब्लम के खा सकता हूं। तभी उसके पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद वो तीनों जंगल के रास्ते चलना शुरू कर देते हैं और मूजिन के पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती रहती है। कौन गधा कल्टीवेशन हर्ब बिना किसी टेक्निक के खाता है? मूजिन बोलता है, लेकिन आपने मुझे वॉर्न भी तो नहीं किया और मुझे लगा आप मुझे ये अभी खाने को बोल रहे थे। चलो, अभी मैंने जैसा बोला था उस कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो। चलो और अपनी ची को मूव करो। सर, कैसे करना है थोड़ा दोबारा दिखा सकते हो? थोड़ा आसान होता फिर। टीचर बोलते हैं, तुम स्मार्ट तो हो, बस कभी कभी बैल जैसी हरकतें करते हो। फिर टीचर मूजिन को पूरा कल्टीवेशन की टेक्निक दोबारा बताना शुरू कर देते हैं। टेक्निक को करते हुए मूजिन बोलता है, हाँ अब सही है, अब मैं ठीक से कर रहा हूं। टेक्निक को करते हुए मूजिन की सांसें फूल जाती हैं। उसके सिर से पसीना और उसका पैर कांपने लगता है। पीछे की तरफ कुछ महसूस करने के बाद टीचर पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि तांग मुंह जिनके पूरे बॉडी में से छी बाहर आ रही है। अरे, इसने गांव पहुंचने से पहले ही अपनी छी संभाल ली। अगर मैं इसे अच्छे से सिखाऊं तो शायद। तभी पीछे से मूस की तेज आवाज आती है। ओहो, तो ये है पोनी हर्ब की जोरदार ची। ये सुन के टीचर गुस्से में बोलते हैं, अबे थोड़ा सा ही ची सोखने के बाद इतना फुदक रहा है। इसे पूरा सोखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब भी मौका मिले ये कल्टीवेशन टेक्निक करना। और तुम्हें पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, तुम ये ढोला क्यों नहीं उठते? मुजिन बोलता है, अरे मेरे पेट में फिर दर्द शुरू हो गया। ये सब रेड बैगर थकान भरी नजरों से देखता है और फिर अपने कंधे पर अपने टीचर को एक बार देखता है। कुछ टाइम बाद वो तीनों गांव पहुंच जाते हैं जहां मूजिन गांव वालों को पूरी कहानी सुनाता है। ये बीमारी अब जल्द खत्म हो जाएगी। जो हर्ब हम लेके आए हैं इसका इस्तेमाल करने के बाद 3 दिनों में सब सही हो जाएगा। और रेड बैगर और हेम्प हार्वेस्टिंग बैगर ने उन गुंडों को खत्म कर दिया है। सभी लोग रेड बैगर को अपना थैंक्स देते हैं, लेकिन रेड बैगर बहुत निराश होता है। सभी फिर मुंह जिनके पास आकर उसका शुक्रिया करते हैं। तभी टीचर भीड़ में से पूछी की तरफ मुड़ते हैं और रेड बैगर की तरफ दुख भरी आंखों से देखकर हाँ में सिर हिला देते हैं। रेड बैगर सिर झुकाकर अपने हाथों से सैल्यूट करता है। अपने जगह पर खड़े होकर वो गांव के लोगों को कुछ टाइम तक देखता है। फिर अपने टीचर को पीठ पर संभालकर वहां से चल देता है। दूसरी सुबह गांव का हाल थोड़ा सुधार जाता है और तांगमो जिन अपने घर के सामने एक लकड़ी के साथ ट्रेनिंग करता है और उसके पीछे कल लिए हुए हर्ब उबल रहा होता है। कुछ टाइम तक ट्रेन करने के बाद वो सोचता है, आखिर सर ने ये किया कैसे था? तभी पीछे से कोई उसके पैरों में लात मार देता है। अबे गधे, तेरे वजह से दवाई में धूल चली जाएगी। और घुटनों में बैठ के क्या स्वॉर्ड टेक्निक सीखने की हड़ताल चल रही है? चलो अपना सामान बांध लो, हमारे जाने का टाइम हो गया है। मुजिन बोलता है, लेकिन यहां अभी भी पेशेंट बाकी हैं। हम 4-5 दिन और क्यों नहीं रुक जाते ताकि मैं थोड़ा और हीरो ट्रीटमेंट इंजॉय कर सकूं? टीचर बोलते हैं, अबे गधे, भूल गया, हमारा यहां आने का प्लान भी नहीं था। हम बस रेड बैगर की वजह से यहां रुके थे। तभी मुजिन को रेड बैगर की याद आती है। तो आपको पता है रेड बैगर कहाँ गया? टीचर बोलते हैं, हाँ कहीं अपने टीचर का दहन करके भूखा पड़ा है। मुजिन चौंक जाता है, लेकिन वो तो इस गांव का हीरो है, फिर भूखा क्यों? तभी उसे समझ आता है, बैगर सेक्ट में ये आम बात है कि किसी बैगर ने किसी को मारा हो। लेकिन अगर एक बैगर जिसको अपने भीख दी हो किसी को मार देता हो, चाहे अच्छा या बुरा, वो अब बैगर नहीं। टीचर बोलते हैं, उनकी बात पूरी करते हुए। मुजिन बोलता है, वो बैगर नहीं, खतरा बन जाते हैं। तो अब रेड बैगर क्या करेंगे? टीचर बोलते हैं, अब ये उसको खुद चूज करना पड़ेगा।
यही जिंदगी का नियम है। गांव वालों को टाटा बाय बाय करने के बाद वो दोनों वहां से चल देते हैं। रास्ते में चुपचाप कुछ टाइम तक चलने के बाद मुजिन टीचर के कंधे के साइड से देखता है, ये ये एक श्मशान है। तभी टीचर मुजिन को एक जगह इशारा करते हैं। ये दद्दू बैगर का कब्र है। आरआईपी दद्दू। उनके सामने हाथ जोड़कर दोनों वहां प्रणाम करते हैं। उसके बाद मुजिन अपने टीचर की तरफ देखता है, जो अभी भी आंखें बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं। तभी पीछे कुछ आवाज आती है, तो मुजिन पीछे की तरफ देखता है। मैं तुम दोनों का कर्जदार हूं। भगवान करे तुम दोनों की यात्रा मंगलमय हो। मुजिन तुरंत उसके पास जाकर बोलता है, क्या तुम कल रात से यहीं पर हो? कुछ खाया भी है कल से? चलो इसमें से कुछ खा लो। और क्या तुम इसी गांव में रुकने वाले हो? रेड बैगर बोलता है, हाँ, मैंने यहां अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। मेरे जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, बैगर को पता होता है कैसे सरवाइव करते हैं। मुजिन सोचता है, तो ये होता है अंजाम किसी की जान लेने का। तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? रेड बैगर चौंक जाता है। तुम्हारे साथ? लेकिन कहां? कहां जहां तुम बैगर बन सकते हो, बिना किसी चिंता के कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। अगर दद्दू जिंदा होते तो शायद वो भी यही बोलते। आपको क्या लगता है टीचर? लेकिन टीचर वहां से पहले ही गुल हो चुके होते हैं। सर, रुक जाओ। रेड बैगर हैरानी से ये सब देखता है। मुजिन टीचर के पीछे दौड़ने लगता है। आप हमारे बिना ऐसे ही नहीं जा सकते। कितना इम्पेशेंट है मेरे टीचर। और हाँ, रेड बैगर भी हमारे साथ आ रहा है। टीचर बोलते हैं, हाँ हाँ, तू बस अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना। रेड बैगर पूछता है, लेकिन सर, हम जा कहाँ रहे हैं? टीचर बोलते हैं, अरे जूसान, तुम जीनियस हो क्या? मुजिन ने ये आज तक नहीं पूछा। मुजिन फिर मुंह फुला के पूछता है, हाँ, तो कहाँ जा रहे हैं हम? टीचर जवाब देते हैं, हम जा रहे हैं लोयांग।